हाँ जी बेटा 11th क्लास, वेलकम अगेन जी। तो बेटा सेंटर ऑफ मास वाला टॉपिक आपने स्टार्ट किया, एंड तक भी शायद हम पहुंच ही गए। टू पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालते निकालते एन पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकाल लिया हमने यार। एक्सप्रेशन होपफुली आप लोगों को याद हो गई होगी। अब बेटा अगली बात है न्यूमेरिकल्स। यार टॉपिक ऐसा है जिसपे खूब सारे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप लोगों को हम लोगों को करने पड़ेंगे। तो यार आज का लेक्चर जो है ना वो फिर से सेंटर ऑफ मास भी है, लेकिन आज के लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स, क्योंकि मुझे पहले अपनी तरफ से कुछ न्यूमेरिकल्स बेटा जी कराने पड़ेंगे इसके, तो कुछ न्यूमेरिकल्स ही हैं। छोटा रखेंगे आज का लेक्चर, 5-7 न्यूमेरिकल करवाकर, ताकि आपकी स्टार्टिंग बढ़िया से हो जाए। ओके, फिर उसके बाद अपने न्यूमेरिकल्स आप अपनी असाइनमेंट में से भी करते रहना। ओके, तो आपके पास सामने बोर्ड पर कुछ 5-7 तरह के न्यूमेरिकल्स हमने शो कर रखे हैं। एक एक करके टेकअप करते हैं। एक्सप्रेशन आपको याद होनी चाहिए कि सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम का क्या एक्सप्रेशन थी, आर के टर्म्स में कैसे निकालते हैं उसको, एक्स और वाई के टर्म्स में कैसे निकालते हैं। तो होपफुली वो याद ही होगी, नहीं है तो यार एक बार उसको रिवाइज कर लो। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपने पास इस वक्त बोर्ड पर बेटा 5 न्यूमेरिकल हैं, 1 2 3 4 5। 5 ही कर लेते हैं, बहुत रहेंगे, इसी में ही टाइम लग जाएगा। तो ये एक तरह से आपकी क्या हो जाएगी, स्टार्टिंग हो जाएगी। तो देखो जी, अगर आप फर्स्ट प्रॉब्लम को देखते हो तो इसमें इस टाइप के ना कई क्वेश्चन है, ये सैंपल है, इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि ये टी शेप्ड लेमिना है। लेमिना मतलब शीट टाइप, ठीक है, पतला सा लेमिनर चीज है ये। जैसे मान लो ये पतली सी पट्टी कटी हुई है, शीट है ये भी क्या है, एक शीट है। ये टी शेप्ड लेमिना है, लेमिना लेमिनर चीज। इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। ये एल शेप्ड लेमिना है, इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। कभी वो कह देता है कि जी आई शेप्ड लेमिना है, इसका क्या फाइंड करना है, सेंटर ऑफ मास। यहां कभी आ जाएगा एच शेप्ड है जी, यहां कभी आ जाएगा एफ शेप्ड है, ठीक है। ये अब दो हम सैंपल के तौर पर करवा रहे हैं। टी शेप्ड, एल शेप्ड, एफ शेप्ड आ जाएगा, आई शेप्ड आ जाएगा। वो एच बना देगा यार इसका, कि ये एच शेप्ड क्या है, लेमिना है। इसका क्या फाइंड करो, सेंटर ऑफ मास फाइंड करो। ई शेप्ड है, मतलब कई तरह के क्वेश्चन है, दो हम कवर अप करने की कोशिश करते हैं। जो मैंने बनाया है वो कौन सा बना दिया, टी शेप्ड लेमिना है, जड़ी मर्जी शेप होए, वो उसकी डायमेंशन वगैरह प्रोवाइड कर देगा। बस इतना देखना है आपको, इसको टेकअप कैसे करना है बेटा, हाउ टू टेकअप दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो ये लेमिना वाले बड़े क्वेश्चन होते हैं, टी शेप्ड, एल शेप्ड, ये शेप्ड, वो शेप्ड। फर्स्ट वाले पे कंसंट्रेट कर रहे हैं बेटा हम, तो फर्स्ट वाले पे मैंने कंसंट्रेट किया। क्वेश्चन फिर वही बता देता हूं। ये टी शेप्ड लेमिना है, इसका हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। अजम्पशन हमारी ये कि मास डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर यूनिफॉर्मली है, ठीक है। मतलब ये नहीं कि कहीं कम कहीं ज्यादा, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है। ये टी शेप्ड लेमिना, हमें इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। स्टार्ट कर दिया मैंने पहला वाला न्यूमेरिकल। अगली बात बेटा, यहां तो वो क्वेश्चन में देगा कि सेंटर ऑफ मास किसके रिलेटिव मानना है, मतलब आपको कोई ओरिजिन मानना पड़ेगा, या फिर आपको अपनी मर्जी से ले लेना है। यहां उसने प्रोवाइड किया होगा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में ये जो पॉइंट है ना ओ, सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट से कितनी दूर है वो फाइंड करना, मतलब रिलेटिव टू दिस पॉइंट लेना है। इसमें गिवन है, इसमें हमने गिवन नहीं रखा। इसमें अपनी मर्जी से कोई पॉइंट मानकर
उसको कह देंगे वो रीजन है जी। फिर उसके हिसाब से हमने सेंटर ऑफ मास की पोजीशन लोकेट कर लेनी है। ओके जी। तो फर्स्ट वाले पे बेटा कंसंट्रेट किया। सबसे पहले हमने बोल देना है कि यार मान लो कुछ भी सिंबल ले लो, सिग्मा ले लो, कि सिग्मा क्या है यार, इसका मास पर यूनिट एरिया। लेट व्हाट इज सिग्मा? इट्स मास पर यूनिट एरिया। इसका मास पर यूनिट एरिया क्या हो गया, मान लो सिग्मा हो गया। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको एक चीज मान लो, दो पार्ट है ना, एक चीज, और ये दूसरा पार्ट यहां से लेकर यहां तक मान लो। वो आपको जो एच शेप्ड होता, एच शेप्ड, उसमें तीन पार्ट मानने पड़ सकते हैं, एक पट्टी, दूसरी पट्टी, तीसरी पट्टी, वहां पे तीन पार्ट मानने पड़ सकते हैं। इसमें दो पार्ट मान रहा हूं मैं। अब इसको मैंने दो पार्ट में बांट दिया, ऊपर वाली लाइन और ये नीचे वाली यहां से लाइन। डायमेंशन सारी आपको दे रखी है। सिग्मा मैंने बोला मास पर यूनिट एरिया हो गया। तो बेटा ऊपर वाले पोर्शन का पहले यहां से लेके यहां तक इस पोर्शन का मास कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका एरिया देखो, ये 2 है और ये 8 है। ओके, अगर मैं इसके एरिया को कैलकुलेट करता हूं तो 8 2 जा 16 आ गया, 16 मीटर स्क्वायर। सिग्मा क्या है, मास पर यूनिट एरिया। ऊपर वाले पोर्शन का एरिया 16 मीटर स्क्वायर है। 8 इसकी लेंथ है, 2 इसकी क्या हो गई, ब्रेड्थ हो गई। ओके, अब 16 मीटर स्क्वायर और सिग्मा पर यूनिट एरिया है। दैट मीन्स जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, उसका मास मैंने क्या एज्यूम कर लिया, m1, और ये कितना आ गया 16 सिग्मा। बात को समझना, सिग्मा क्या है, मास पर यूनिट एरिया। ऊपर वाली पट्टी का एरिया निकाल लिया, उसको सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दिया, उस पोर्शन का मास आ गया। ओके, यहां तक के पोर्शन का मास मैंने ऊपर इंक्लूड कर दिया। अब इस पट्टी को देखो, इसकी ब्रेड्थ कितनी है, 2, हाइट कितनी है या लेंथ कितनी है, 6। तो बेटा यहां से यहां तक जो इसका एरिया आया इस स्ट्रिप का, वो कितना आ गया, यहां से यहां तक 6 है, ये 2 है, 6 2 जो 12, 12 इसका एरिया आ गया। सिग्मा पर यूनिट एरिया है ही, तो इसका मास कितना आ गया, 12 सिग्मा। कहने का मतलब अगर इसका मास 12 m है तो उसका 16 m होगा, या कह लो इसका 16 सिग्मा है तो इसका 12 सिग्मा होगा। पहले इस बात को समझ लो कि ऊपर वाली स्ट्रिप का मास अगर 16 है तो नीचे वाली स्ट्रिप का मास 12 है, नीचे वाली स्ट्रिप का 12 है तो ऊपर वाली स्ट्रिप का 16 है। सिग्मा कुछ भी हो सकता है। होपफुली यहां तक क्लियर। अब अगली बात, हमें पहले इसकी लोकेशन देखते हैं कहां पर है, इसकी लोकेशन देखते हैं कहां है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है मास की। मास की कैसी, ये ओ पॉइंट था भाई, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ऊपर वाली स्ट्रिप का जो खुद के मास की कंसंट्रेशन है वो इसके बिल्कुल ज्योमेट्रिकल सेंटर पे आएगी, यानी इस जगह पर कितना मास पड़ा हुआ है, 16 सिग्मा। इस जगह पर m1 पड़ा हुआ है। ठीक है जी। अब अगर मैं इस स्ट्रिप की बात करूं तो यहां से बिल्कुल बीचों बीच, यहां से बिल्कुल बीचों बीच, यानी ऊपर से 3 मीटर नीचे, यहां कहीं इस पॉइंट पर ये सेकेंड वाले मास की क्या हो गई, लोकेशन हो गई, ये m2 हो गया। पॉइंट क्लियर होगा अभी तक। O हमारा ओरिजिन है। O को क्या मान लिया बेटा जी, ओरिजिन मान लिया। अब m1 की पोजीशन क्लियर है तुम्हें, m2 की पोजीशन भी क्लियर ही है, m1 m2 की वैल्यू भी क्लियर है और m1 m2 की पोजीशन भी क्लियर है। सेंटर ऑफ मास इन दोनों के बीच में कहीं पर आएगा।
ओके, सेंटर ऑफ मास दोनों के बीच में कहीं पे आना चाहिए। अब बेटा अगर मैं इसको y का एक्सिस मान लेता हूं, इसको क्या मान लेता हूं, y एक्सिस, ये वाली लाइन y एक्सिस है और ये वाली लाइन ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इस पॉइंट को ओरिजिन मान रखा है, इससे सेंटर ऑफ मास की लोकेशन फाइंड करनी है। अगर मैं m1 के कोऑर्डिनेट्स चेक करता हूं, m1 के, ध्यान देना m1 का ये y एक्सिस पे आ गया, x कोऑर्डिनेट तो हो गया 0, देखते रहो सुनते रहो। m1 का बेटा x कोऑर्डिनेट तो क्या आ गया 0, और m1 का अगर मैं y कोऑर्डिनेट चेक करता हूं तो देखो ये ओरिजिन है, नीचे की ओर है, ये 2 है, नीचे कितना जाएगा 1 मीटर जा रहा है। ध्यान से देख लो, m1 y एक्सिस के ऊपर है, ये y एक्सिस है पूरा, और ये ओरिजिन यहां से माना तो ये नीचे चले गया, नीचे चले गया मतलब माइनस में जा रहा है, ओरिजिन से माइनस में जा रहा है, तो 1 मीटर नीचे जा रहा है, -1 आ गया। उधर m2 के कोऑर्डिनेट चेक करो, m2 के, m2 भी आपका y एक्सिस पे पड़ा हुआ है, x कोऑर्डिनेट इसका भी क्या है 0 ही है, x कोऑर्डिनेट इसका भी 0 ही है। y कोऑर्डिनेट m2 का देखो ओरिजिन ये है, यहां से लेके यहां तक लेना पड़ेगा, ये हो गया 2 मीटर, कितना 2 मीटर, और यहां से लेके यहां तक कितना हो गया 3 मीटर। देखो ये 6 था, 6 के बिल्कुल बीच में, यानी 3 मीटर ये हो गया, 2 मीटर ये हो गया, ओरिजिन ये है ना, यहां से यहां तक समझ में लग गया होगा, -5 मीटर। पूरी स्ट्रिप का मास यहां पे कंसंट्रेटेड, इस पूरी स्ट्रिप का 2 ही तो स्ट्रिप है, मास इस जगह पे कंसंट्रेटेड। m1 की वैल्यू पता है, m2 की वैल्यू पता है, कोऑर्डिनेट पता है। अब भाई x कोऑर्डिनेट अगर 0 है, दूसरे का भी 0 है, तो x कोऑर्डिनेट तो सेंटर ऑफ मास का भी क्या आएगा 0 ही आएगा। अगर मैं सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट निकालूं तो फिर वही बात, m1 x1 प्लस m2 x2 के नीचे m1 प्लस m2। अब x1 भी 0 है, x2 भी 0 है, तो ये तो आ गया 0। अब बचता है y कोऑर्डिनेट। अब सेंटर ऑफ मास का अगर मैं बेटा जी y कोऑर्डिनेट निकालता हूं तो ये बनता है m1 y1 प्लस m2 y2 के नीचे m1 प्लस m2। ओके, m1 16 सिग्मा y1 -1, ओके, m2 12 सिग्मा y2 -5। नीचे क्या आ जाएगा m1 प्लस m2, 16 प्लस 12, ठीक है, 16 प्लस 12। ध्यान से देखना भाई, हम गलती कर देते हैं, पिछली बार भी हो गई थी। ये कितना आ गया -16, ये कितना आ गया -12, 16 12 पूरा ऐड ही कर देते हैं, 6 और 2 8, 1 और 1 2, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, -28। क्या चीज जी 16 प्लस 12 -28 आ गया, साथ में क्या आ गया सिग्मा भी आएगा। यहां पे कुछ गड़बड़ है, फिर गड़बड़ हो चली थी। ये 16 है, ये 12 नहीं है भाई, 12 के साथ क्या है 5 भी है, तो पहले 12 इंटू क्या करना पड़ेगा 5 करना पड़ेगा यार। 12 5 कितना होता है भैया, 12 इंटू पूरा कर लिया करो 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 1 5 एकम 5 और 1 6, 12 5 60, ठीक है जी। तो ये था 60, ये था 16 यार, 60 76 आएगा, इट विल बी 76 सिग्मा माइनस
नीचे कितना आएगा, 28 आएगा। ठीक है, 76 डिवाइडेड बाय 28 सॉल्व करना, क्या आता है इसका आंसर दे रखा है 2.71। इसके पास ये 16 प्लस 12 m1 प्लस m2 सिग्मा भी था यार, सिग्मा सिग्मा कटेगा तो आंसर आएगा -76 डिवाइडेड बाय 28। कैलकुलेटर से सॉल्व करके आंसर निकाल के चेक कर लेना बेटा यार, इसको कैलकुलेटर से करके देख लेना, आंसर ये आना चाहिए 2.71 मीटर। मैंने वीडियो रोक के कैलकुलेटर से कर देख लिया, उसे आ रहा है, तो सॉल्व किया, आंसर आ गया 2.71 मीटर। माइनस आया ना बेटा अपने पास, ये रिजल्ट क्या आया होगा, माइनस आया होगा। माइनस का मतलब कि ओरिजिन से नीचे की ओर इस जगह से कितना, ये 2 है ना, 2.71 यहां कहीं आएगा। ठीक है, यहां से यहां तक 2 है, 2.71 मीटर यहां तक कहीं आएगा। तो इस पर्टिकुलर जगह पर क्या आ गया, इसका सेंटर ऑफ मास आ गया। तो बेटा मैंने बोला ये एक सैंपल था, इस टाइप के टी शेप्ड, एल शेप्ड, एच शेप्ड, आई शेप्ड, मतलब जिसमें सीधी स्ट्रिप्स बनती होंगी, क्वेश्चन आपको आते रहेंगे, करना उनको ट्राई बढ़िया से करना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको भी देख लो। पहले वाले में टाइम ज्यादा लग गया, अगर फर्स्ट क्लियर है तो सेकंड वाला भी उसके हिसाब से बेटा कवर अप हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब ज्यादा फर्स्ट को समझने में टाइम लगा, अब इसमें भी बेटा देखो एल शेप्ड है, ये करना वही है, सेंटर ऑफ मास। अब इसका आंसर नहीं दिया, आंसर इसलिए नहीं दिया कि ओरिजिन, पिछले क्वेश्चन में ओरिजिन गिवन था, इसमें ओरिजिन गिवन नहीं है। आप अपने हिसाब से किसी भी पॉइंट को ओरिजिन मान सकते हो। अब आप किसी भी पॉइंट को ओरिजिन मानोगे तो बेटा ओरिजिन मानने के हिसाब से आंसर वेरी कर सकते हैं, लेकिन शेप के हिसाब से इस पॉइंट को ही ओरिजिन मानना सही रहेगा। ओके, इस पॉइंट को हम ओरिजिन मान लेंगे। तो मैंने इस पॉइंट को क्या मान लिया यार, ओरिजिन मान लिया, डायमेंशन तुम्हें दे रखी है उसने। ओके जी, अब अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूं ओ पॉइंट, तो ये वाला फिर मेरा क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस। अब इतनी का एजम्पशन खुद मौके पे करनी पड़ती है बेटा, एक एक्स एक्सिस हो गया, एक क्या हो गया आपका वाई एक्सिस हो गया। ओके, ये सिचुएशन होगी, जो भी है आपके सामने है। अब फिर वही बात, इसको दो स्ट्रिप्स में बांट लो, इसको एक मान लो, उस पार्ट को दूसरा, या इसको एक मान लो, ऊपर वाले पार्ट को दूसरा मान लो। इसका कुछ ना कुछ, ये लो मैंने इसको, ये वाला पार्ट, ये एक पार्ट हो गया, और यहां से लेके यहां तक दूसरा पार्ट माना जाएगा। ठीक है जी, ये 1 मीटर दे रखा था, टोटल 2 है, तो यहां से लेके यहां तक फिर से क्या हो गया, 1 मीटर हो गया। ओके जी, अब पहले हम क्या करेंगे, इस पोर्शन का मास और सेंटर ऑफ मास, मतलब इस पोर्शन की लोकेशन ढूंढ लेंगे। फिर अपने पास ये पर्टिकुलर पोर्शन है, फिर इस पोर्शन का सेंटर ऑफ मास यहां कहीं आएगा, देखो इसके सेंटर पे कहीं पे, और इस पोर्शन का सेंटर ऑफ मास यहां पर कहीं आएगा। ये हमारा m1 हो जाएगा मान लो, ये हमारा m2 हो जाएगा मान लो। इसके बाद क्या कर लेंगे, ओवरऑल m1 m2 के कोऑर्डिनेट्स ढूंढ लेंगे, कोऑर्डिनेट ढूंढ के उसके बाद उसके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन ओवरऑल सबके फाइंड हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सेकंड क्वेश्चन थोड़ा इजीली आपको समझ में लग जाएगा, कर लेना चाहिए। करते हैं, नीचे वाले पोर्शन m2, ऊपर वाला पोर्शन m1। मैंने बोला फिर से वही बात, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, लेट सिग्मा क्या है इसका, मास PUA, मतलब पर यूनिट एरिया। सिग्मा हो गया इसका मास पर यूनिट एरिया। उसके हिसाब से ऊपर वाला जो पार्ट है m1, इसका मास कैलकुलेट करो। देखो
इसकी लंबाई 1 मीटर, इसकी चौड़ाई 1 मीटर। देखो यहां से यहां तक वन ये डायमेंशन दे रखी है क्वेश्चन में, तो लंबाई चौड़ाई दोनों क्या है, 1 और 1। यहां पे मतलब कम ज्यादा लग रही है, लेकिन अब दे रखी है डायमेंशन, स्क्वायर ही बन रहा है ऊपर वाला। तो उसका एरिया कितना हो गया भाई, 1 इंटू 1, 1 मीटर स्क्वायर। और पर मीटर स्क्वायर कितना है, सिग्मा। तो m1 तो आ गया मेरे भाई सिग्मा। अब m2 चेक कर, इसकी लंबाई 2 हो गई, चौड़ाई 1 हो गई, तो इसका एरिया कितना आ गया, बस देख लेना, गड़बड़ ना हो जाए, कुछ गलती हो जाती होती है कैलकुलेशन वगैरह करते हुए। 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, तो ये हो गया 2 मीटर स्क्वायर, पर यूनिट एरिया सिग्मा है, तो ये भैया हो गया 2 सिग्मा। अगर इसका मास m है तो इसका 2m होगा, इसका सिग्मा है तो इसका कितना होगा, 2 सिग्मा हो गया। चलो बहुत बढ़िया हो गया। अब m1 और m2 के अपने कोऑर्डिनेट ढूंढ लो। m1 के कोऑर्डिनेट्स चेक कर लो। m1 इसको माना, ये इसकी लोकेशन होगी, देखो बेटा इसके बिल्कुल सेंटर पे आनी चाहिए थी, यानी अगर ये 1 मीटर है, अगर ये वाला पोर्शन 1 मीटर है, यहां से लेकर यहां तक तो टोटल 2 हो गया, यहां से यहां तक 1 है, तो इसका ये x कोऑर्डिनेट है, ठीक है जी। तो ये आधा मीटर हो गया ना, चेक कर सकते हो। ये यहां से लेके यहां तक 1 है बेटा, तो बिल्कुल सेंटर पे आएगा ना इसका खुद का सेंट्रोमास, तो यहां से लेके यहां तक 0.5 मीटर आना चाहिए। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो आ गया 0.5, यानी कि आधा, और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट चेक करो, y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट इसी पॉइंट का कितना आ गया जी, यहां तक 1.5। देखो ये 1 है, ये 1 और ये साथ में 0.5, 1.5 आ गया। होपफुली क्लियर होगा। 1.5 लिख दो, 3 लिख दो, 3/2 लिख दो, एक ही बात होती है, चाहे 1.5 लिख दो चाहे 3/2 लिख दो। m2 ये है भैया, इसके कोऑर्डिनेट देख, ये इसके सेंटर पे है, ये 2 है, तो इधर से तो पूरा पूरा आ जाएगा 1, तो x कोऑर्डिनेट हो गया इसका 1, और y कोऑर्डिनेट यहां से कितना ऊपर गया हुआ है देख ले, आधा ही जाएगा, ये टोटल 1 है, तो इसके बिल्कुल सेंटर में होगा, y कोऑर्डिनेट हो गया 0.5। बाकी सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, ओवरऑल सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट m1x1 प्लस m2x2 के नीचे बाय m1 प्लस m2। ओके जी, m1 कितना, सिग्मा, x1 कितना 0.5 प्लस m2 कितना 2 सिग्मा, और x2 कितना, x2 आ रहा है भैया 1, और नीचे चेक करो क्या आएगा, m1 प्लस m2 सिग्मा प्लस 2 सिग्मा, नीचे आ गया 3 सिग्मा। इसको भाई क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ये बन रहा है 2 सिग्मा, ये बन रहा है 0.5 सिग्मा, बन गया ये 2.5 सिग्मा, नीचे 3 सिग्मा, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2.5/3, यानी 1 से थोड़ा कम आएगा। आप कैलकुलेट अपने आप कर लेना, 1 मीटर से थोड़ा x कोऑर्डिनेट इसका 1 मीटर से थोड़ा सा क्या आएगा, कम आएगा। तो जाहिर सी बात है, ये स्ट्रिप यहां पर है, ये यहां पर है, तो इसका जो इस पॉइंट से थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास यहां पर कहीं पर आ जाएगा, ओवरऑल सेंटर ऑफ मास, क्योंकि मास इस तरफ ज्यादा है ना भाई। अगर यहां पे भी मैं स्ट्रिप लगा देता तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल एक्स कोऑर्डिनेट यहां पे कहीं आता, लेकिन इस तरफ मास ज्यादा है थोड़ा, तो इस पॉइंट से पिछली ओर थोड़ा सा शिफ्ट कर गया। उम्मीद है सही आ रहा होगा, बाकी कैलकुलेशन देख लेना भाई, को गलती ना हो गई हो। फिर से y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना हो, अब तो कर ही लोगे यार। y कोऑर्डिनेट m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 करके y कोऑर्डिनेट अपने आप कैलकुलेट कर लेना, मेरा काम समझाना था हमने।
समझा दिया इसको। ओके छोड़ो, अब कर लोगे, इस टाइप के करने पड़ेंगे। मैंने बोला 2 मैंने करवा दिए, और भी कोई भी किताब उठा लो, कहीं पे भी कभी भी मिल जाएगा आपका एल शेप्ड, एच शेप्ड, आई शेप्ड। इनके क्या फाइंड करने हैं, सेंटर ऑफ मास। क्या पॉइंट है सबसे जरूरी, एक तो लोकेशन फाइंड करो कि ओरिजिन कहां ले रहे हो तुम। एक बार आपको ओरिजिन मिल गया, उसके बाद ओरिजिन मिल जाने के बाद फिर M1 M2, देखो हमने बात दोनों क्वेश्चन उसमें 2 ही आए, 2 स्ट्रिप्स बनाई मैंने, M1 M2 आया। अब कभी कभी 3 स्ट्रिप भी बनानी पड़ सकती हैं। एच शेप्ड में 1 2 3, 3 स्ट्रिप भी बनानी पड़ सकती हैं। अगर मान लो ये बेटा एच शेप्ड वाला क्वेश्चन आ जाता, ऐसे कर कर, वो कहता है कि ऐसे है जी एच शेप्ड, इसका क्या फाइंड करना है, सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो आप क्या कहते हैं, कहीं पे ओरिजिन मान लो, अब वो आपकी मर्जी है, आपने इसी पॉइंट को ओरिजिन मान लिया, आधे नेगेटिव आएंगे, या इस पॉइंट को, जिसको मर्जी वो ओरिजिन मानकर फर्स्ट ये स्ट्रिप लेते, इसका मास कैलकुलेट करना है, इसका पोजीशन वेक्टर यहां आ गया अपना M1 का। दूसरी ये स्ट्रिप ले लो, इसका एरिया फाइंड कर कर उसके हिसाब से मास, ये इसका पोजीशन वेक्टर आ गया। ऐसे ही ये तीसरा हो जाता, ये यहां से पोजीशन वेक्टर, सॉरी इसके कोऑर्डिनेट आ जाते, इस बार M1 M2 M3 आते, और आप उसके जब x और y कोऑर्डिनेट ढूंढते तो M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 करके कैलकुलेट करने पड़ते। तो हम इसको अब क्लोज कर रहे हैं, इस चैप्टर को, इसको देखते रहना, दूसरे टाइप के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जगह बना लेते हैं। ये जो बेटा 3rd नंबर पे ये वाला जो क्वेश्चन है ना, सर्कुलर प्लेट वाला, ये आपको लास्ट में कराते हैं, ठीक है, ये लास्ट पे जाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम खाएगा। अब पहले तीसरे नंबर पे जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं, वो हम करा रहे हैं जो चौथे नंबर पे लिखा हुआ है, यानी चौथे वाले को एक पायदान ऊपर पहुंचा देते हैं। ये वाला क्वेश्चन पहले करने जाने हैं, ठीक है जी। तो अगर पढ़ो तब तक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो बेटा जी, क्या कहता है। ये कह रहा था डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम इन कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल। ओके, अब बात किसकी कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल की कर रहा है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड 2 पार्टिकल क्या हो गया, सिस्टम हो गया ना, एक कार्बन है भैया, एक क्या है, ऑक्सीजन है, तो ये 2 पार्टिकल सिस्टम हो गया। ओके, ये कार्बन का एटम है और ये ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑक्सीजन थोड़ा बड़ा होगा, ये कार्बन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में जब नाम लेके बोलेगा ना, मास नहीं गिवन होंगे, मास आपको अपने आप फिर सोचने पड़ेंगे क्या मास आएगा। जैसे अब कार्बन है, कार्बन का मास होता है 12 AMU, 12 एटॉमिक मास यूनिट होता है, और ऑक्सीजन का 16 AMU होता है ना। यूनिट कौन सी यूज होती है, ये जो मास नंबर वगैरह बताते हैं एटम्स वगैरह के, AMU यूज होती है, एटॉमिक मास यूनिट। तो मास गिवन नहीं होगा मेरे भाई, इसका मास 12 एटॉमिक मास यूनिट और इसका 16, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो चेक कर लेना, बाकी केमिस्ट्री वाले सर से या मैडम से पूछ लेना कि 12 AMU, इसका क्या हो गया 16। अब M1 M2 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, M1 M2 हमें अवेलेबल हो गए। बोल क्या रहे, दोनों के बीच का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स इज 1.13 एंगस्ट्रॉम। मतलब टोटल डिस्टेंस जो दे रखा है दोनों के बीच का, इनके खुद के सेंटर्स के बीच का, मतलब वो सेंटर जो बोल रखा है यहां से लेके यहां तक अपने अपने सेंटर के बीच का, ये जो डिस्टेंस दे रखा है, ये दे रखा है आपको 1.13 एंगस्ट्रॉम, ठीक है जी। टोटल डिस्टेंस इज 1.13 एंगस्ट्रॉम।
लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिलेटिव टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से दूरी ढूंढनी है। अच्छा, जिससे दूरी ढूंढनी, वैसे तो इस पॉइंट को ओरिजिन मान लो, ओके, लेकिन अगर उसने बोला है कि ऑक्सीजन से दूरी ढूंढनी है तो ऑक्सीजन को ही ओरिजिन मानो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर उसने बोला होता कार्बन से दूरी ढूंढनी है सेंटर ऑफ मास की, तो कार्बन को ओरिजिन, फिलहाल मैंने ऑक्सीजन को क्या मान लिया, ओरिजिन मान लिया। उसने कहा ऑक्सीजन से ढूंढ लो, ऑक्सीजन ओरिजिन, तो ऑक्सीजन को ऑलरेडी मैंने क्या मान लिया, ओरिजिन मान लिया। अब क्लियर सी बात है, M1 पता है, इसको M1 मान रहा हूं, ठीक है, 12 एटॉमिक मास यूनिट। M2 भी पता है, 16 एटॉमिक मास यूनिट। अब M1 और M2 के कोऑर्डिनेट्स, M1 यानी ये भैया M1 का देखो, अब यहां पे पिछली बार जब मैं क्वेश्चन कर रहा था ना, वो सबसे पहला T वाला, उसमें Y की इन्वॉल्वमेंट थी, X की इन्वॉल्वमेंट थी नहीं। इसमें X की इन्वॉल्वमेंट है, Y की होएगी नहीं, क्योंकि दोनों X एक्सिस पे पड़े हैं। सेंटर ऑफ मास भी कहां पे आएगा, X एक्सिस पे आएगा, लेकिन फिर भी एन क्लियर रखने के लिए मैंने इसको क्या मान लिया, X एक्सिस मान लिया, ये ओरिजिन है, ये क्या आ जाएगा, Y एक्सिस आएगा। M1 यानी इसके दोनों कोऑर्डिनेट 0 0 हो गए, क्योंकि खुद तो किस पे पड़ा हुआ है, ओरिजिन पे पड़ा हुआ है। अब M2 इसको माना, तो इसका X कोऑर्डिनेट यहां से पीछे को आ जाओ, फिर -1.13 एंगस्ट्रॉम है ये, और इसका भाई Y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। अब क्योंकि बेटा M1 का Y कोऑर्डिनेट 0 है, M2 का भी Y कोऑर्डिनेट 0 है, तो सेंटर ऑफ मास का भी Y कोऑर्डिनेट तो क्या आने वाला है, 0 आना है। बचा X कोऑर्डिनेट, वो मैं ढूंढ लेता हूं। X कोऑर्डिनेट अगर मैंने ढूंढा सेंटर ऑफ मास का, तो वही बात M1 X1, M1 कितना 12, ठीक है जी, M1 12 है, गड़बड़ हो गई। M1 किसको माना है आपने, 12 AMU। M2 किसको माना है, 16 AMU। ये है M2 कितना 16, और ये है M1 कितना 12 AMU, ठीक है जी। कोऑर्डिनेट उल्टे लिख दिए थे ना। M2 ऑक्सीजन है भाई 16, उसके कोऑर्डिनेट 0 0 है। M1 मैंने कार्बन को मान रखा है, इसके कोऑर्डिनेट ये हैं फिर -1.130। तो क्या हुआ जी, M1 यानी 12 और X1 आ गया -1.13, M1 X1 प्लस M2 इंटू X2, वो हो गया 0। नीचे हो गया M1 प्लस M2, 12 प्लस 16, तो X आ जाएगा मेरे भाई, ये तो 0 हो गया, -1.13 इंटू 12 M1 X1, नीचे आ जाएगा 28। भाई इसको सॉल्व करना पड़ेगा, नेगेटिव आएगा, सॉल्व करके नेगेटिव आएगा। नेगेटिव तो आना ही था क्योंकि ओरिजिन ही है ना, यहां पे कहीं पे बीच में सेंटर ऑफ मास आना है इसका। तो होपफुली ये भी क्लियर हो गया होगा। इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आते हैं। यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कोई और मॉलिक्यूल भी हो सकता है, HCl हो सकता है। अब H और Cl का फिर क्या चाहिए आपको, मास चाहिए होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बेटा आ जाएंगे। उसमें मैंने बोला किसी एक को क्या मान लो यार, ओरिजिन मानो, और वैसे जिससे फाइंड करना है, जिस जगह से फाइंड करना है उसको ओरिजिन मांगोगे तो और बढ़िया रहेगा, डायरेक्ट ही आंसर आ जाएंगे। तो एक इस टाइप के क्वेश्चंस तो हमने कौन सा कर लिया भाई, ये वाला भी मान लो कर लिया। ओके, अब आते हैं किस पे, इसको करते हैं पहले, ठीक है, यही वाला करो। ये दोनों ठीक क्वेश्चन है, मतलब टाइम लगाएंगे। पहले अब करते हैं सर्कुलर प्लेट। टिपिकल क्वेश्चन, टिपिकल मतलब हर बुक में हर बार
ये जो क्वेश्चन दिए हुए तो करने ही करने हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चन करने ही करने हैं, इसलिए टिपिकल से हैं, हर बार हर बच्चे को कराते हैं, हर बच्चे को करने पड़ते हैं, ये टिपिकल से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को पढ़ो बेटा, सर्कुलर प्लेट वाले को क्या कर रहा है, ये वाला हमने कर दिया, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड वाला हमने कर दिया, जो जो कर दिया उसका नामो निशान हम मिटाते चले जाएंगे। ओके जी, ये क्वेश्चन अपना कवर अप हो गया था, इसका आंसर आपने मिला लेना है। तो अगला क्वेश्चन भैया धीरे से पढ़ते रहो कि एक सर्कुलर प्लेट है, ध्यान से समझना। अगला क्वेश्चन आपका थोड़ा पंगे वाला है, समय लगेगा बात को समझने के लिए। ओके जी, तो कहता है सर्कुलर प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, एक सर्कुलर प्लेट है कोई भाई, उसका क्या दे रखा है अपना डायमीटर वगैरह दे रखा है 56 सेंटीमीटर। कह रहा है एक सर्कुलर प्लेट है जिसका डायमीटर कितना दे रखा है जी, 56 सेंटीमीटर। सर्कुलर प्लेट हैज डायमीटर 56 सेंटीमीटर, डाया 56, तो मतलब रेडियस कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, यानी रेडियस दे रखा है 28 सेंटीमीटर। भैया चेक कर लेना, 28 दूनी 56, 28 सेंटीमीटर दे रखा है। ओके, कहता है सर्कुलर पोर्शन ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस 21 सेंटीमीटर। इस प्लेट में से कह रहा है एक छोटा सर्कुलर पोर्शन यानी 42 सेंटीमीटर डायमीटर का इज रिमूव्ड फ्रॉम वन एज। देखो जी, यहां से यहां तक 28 है, यहां से यहां तक 56 है, उसने यहां से एक छोटा पोर्शन एज से रिमूव किया, जिसका डायमीटर कितना था 42 था, यानी जिसका रेडियस कितना था 21 था, यानी इसके रेडियस से तो ज्यादा था, उसका डायमीटर इसके रेडियस से ज्यादा था। तो सिचुएशन कुछ ये है जी कि इसका हमने क्या कर दिया, यहां से एक छोटी डिस्क भाई कट कर निकाल दी, खाली कर दिया, इस पोर्शन को क्या कर दिया, खाली कर दिया, मतलब यहां से डिस्क निकालकर अलग कर दी। ये सिचुएशन है। तो बेटा यार यहां पर इस सिचुएशन में अब अपने पास ना दो मासेस हैं, M1 एंड M2। M1 जो रिमेनिंग पोर्शन है ना, बच गई जो डिस्क है उसका मास है, और M2 जो डिस्क कट गई उसका मास है। ओके, तो यहां पर आप मानो कि आपके पास दो मासेस हैं यार, एक तो वो जो पोर्शन आपका बेटा बच गया, जितना पोर्शन आपका बच गया उसको मैं मान रहा हूं M2, और जितना पोर्शन कट के निकल गया उसको मान रहा हूं M1। फाइंड द सेंटर मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, यानी मतलब जो काला वाला पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास। भैया ये जो ऐसे करके डिस्क बची ना, उसका सेंटर ऑफ मास ढूंढना है, लाल वाले का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होगा,
जब दोनों मिल जाते हैं, ओवरऑल सेंटर ऑफ मास ओवरऑल सेंटर पे है, तो सिचुएशन देखना भाई क्या चीज है। सिचुएशन ये है कि ये जो सेंटर है, ये वाला, ये ओवरऑल सेंटर है, ओवरऑल। इसको मैंने क्या मान लेना है, ओरिजिन मान लेना है। ठीक है जी, हमने सिचुएशन क्या क्रिएट की कि ओवरऑल जब ये पूरी भाई पूरी नहीं, जब ये पूरी फुल डिस्क थी तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर था। ठीक है जी, जब ये फुल डिस्क थी तो इसका सेंटर ऑफ मास, दोनों मिलकर ओवरऑल सेंटर ऑफ मास यहां पर है। इसको मैंने क्या माना, ओरिजिन माना। बात को समझना, ये जो लाल वाली डिस्क है, इसका सेंटर कहीं इधर है ना, यहां से लेके यहां तक तो 28 है। ठीक है, ये पूरी की पूरी डिस्क का, लेकिन ये लाल वाली का, छोटी वाली का यहां पर कहीं पर अपना सेंटर होगा। इसका मास मैंने m1 माना है। इस जगह पर कौन लोकेटेड है, लाल वाली जितना पोर्शन काट दिया उसका अपना मास लोकेटेड है अपने सेंटर पर। ठीक है, अपने सेंटर पर। अब इस छोटी वाली डिस्क का रेडियस कितना है जी, इसका अपना यहां पे कहीं पे मान लो लोकेटेड था, तो इसका खुद का रेडियस कितना, 21, यानी यहां से लेके यहां से 21 और यहां से लेके यहां तक भी कितना, 21। ठीक है जी, हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए बड़ी वाली डिस्क का, यानी यहां से यहां तक रेडियस 28 है बड़ी वाली डिस्क का। छोटी वाली डिस्क जो है उसका सेंटर यहां पर है। ये बेटा बड़ी वाली डिस्क ओवरऑल जो सेंटर है वो ये है ओवरऑल, यहां से लेके यहां तक 28 है, और छोटी वाली डिस्क का सेंटर यहां पर है, यहां से लेके यहां तक कितना है, 21 है। तो ये जो बच गया, अभी 28 माइनस क्या कर दो, 21 कर दो। अब 28 में से 21 कर दिया तो 7 आ गया, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये 7 मीटर का, ये किसकी लोकेशन है, ये M1 की लोकेशन है। जो बच गया उसका सेंटर ऑफ मास, जाहिर सी बात है दोनों मिलकर सेंटर ऑफ मास यहां पर था, इसको निकाल दूंगा तो सेंटर ऑफ मास तो इधर कहीं पे शिफ्ट कर जाएगा ना। ये किसका मास है, रिमेनिंग डिस्क का मास। ये किसका मास है, जो मैंने कट करके निकाल दी। भैया जब दोनों अपनी अपनी जगह पर आ जाते हैं, फिट हो जाते हैं, तो दोनों मिलकर सेंटर ऑफ मास कहां देते हैं, बिल्कुल सेंटर पर। अब स्थिति बिल्कुल सिंपल है, y कोऑर्डिनेट तो 0 आने हैं, इसको मैंने ओरिजिन मान रखा है, ये x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ओके, y कोऑर्डिनेट तो 0 आने हैं, y कोऑर्डिनेट को लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहां पर। अगर सब कुछ समझ में लग गया हो तो दिस इज मास ऑफ द पोर्शन विच वी हैव रिमूव्ड, m1, वो ढूंढना है, अभी ढूंढ लेते हैं। ओके, दिस इज मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन एंड दिस इज ओवरऑल सेंटर ऑफ मास। m1 की लोकेशन मुझे मिल चुकी है ओवरऑल सेंटर ऑफ मास से, सेंटर से। m2 की लोकेशन मुझे ढूंढनी है, मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो थोड़ा ध्यान से सुनना, अभी फिलहाल टारगेट अपना m1 और m2 कैलकुलेट करना भी है ना, क्योंकि m1 m2 तो अपने पास है ही नहीं है, तो अपना टारगेट m1 और m2 कैलकुलेट करना भी है। इसका आंसर रहने देते हैं, इसको भी मिटाते हैं। आंसर इसका 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर दे ही रखा है, इसको दूसरी जगह पे लिख लेते हैं, जगह बनाते हैं लिखने के लिए। तो आंसर इसका क्या आना चाहिए, अगर सब कैलकुलेशन करेंगे, 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिनल सेंटर।
तो बेटा अब m1 m सब कुछ क्लियर है यार, m1 m2 कैलकुलेट करना है। फिर से वही बात, मान लो सिग्मा क्या है इसका, मास पर यूनिट एरिया, m पुआ मास पर यूनिट एरिया, सिग्मा इसका मास पर यूनिट एरिया। ओके जी। अब छोटा वाला जो पोर्शन है m1, अगर बेटा सिग्मा मास पर यूनिट एरिया है तो एरिया को सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मास आ जाएगा। अब जो छोटी वाली डिस्क है, छोटी वाली डिस्क जो कैलकुलेट जो रिमूव की थी, उसका एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू उसके रेडियस का स्क्वायर, ये एरिया हो गया इंटू सिग्मा, ये इसका मास हो जाएगा। ओके, टोटल मास डिस्क का कैपिटल एम मान लो, ठीक है, ओवरऑल खैर दे नहीं रखा उसने, जरूरत अगर पड़ेगी तो कैपिटल एम मान लिया मैंने। सिग्मा मास पर यूनिट एरिया है। अब इसका m1 आ गया पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, बाकी आपको पता ही है पाई आएगा। रेडियस कितना है, 21 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो यहां पर क्या आ गया, 21 ही आना था ना, ठीक है, 42 था 21 है। पाई इसकी जगह आ जाएगा 21 का स्क्वायर, इसको लिख देंगे सिग्मा, बाकी इसको बाद में देखेंगे, सॉल्व बाद में करते हैं। ये रिजल्ट आ गया। ओके, अब आ गया m2। m2 को क्या करेंगे हम, टोटल मास में से ये वाला मास माइनस कर देंगे, ठीक है। अब टोटल मास इसका कितना है, टोटल मास m जो है, अगर मैं उस टर्म्स में निकालूं, एरिया के टर्म्स में ही, तो टोटल मास इसका क्या है बेटा, पाई इंटू, सॉरी m2 कैलकुलेट करना है ना, m2 की वैल्यू आएगी, अगर मैं इसका एरिया निकालता हूं, छोटे वाले पोर्शन का जो बच गया बेटा, उसका एरिया कैसे निकालोगे यार, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस पाई इंटू आर स्क्वायर, चेक करो यही बनना चाहिए। सारी डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर, बड़ा वाला रेडियस, माइनस छोटी वाली डिस्क का एरिया, बच गया किसका, रिमेनिंग पोर्शन का एरिया, इंटू क्या लगाऊंगा, सिग्मा लगाऊंगा, तो रिमेनिंग पोर्शन का क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। यानी m2 कितना आ गया, पाई बाहर आ गया, ब्रैकेट में क्या आ गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर कितना था भाई इसका 28, माइनस ये कितना था छोटा आर 21। ऐसा करते हैं, इसको भी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ही रहने देते हैं, लास्ट में पुट करेंगे, m2 को ऐसे ही रहने देते हैं, लास्ट में पुट करेंगे, इसको भी अभी स्मॉल आर ही रहने देते हैं, लास्ट में पता ही है ना, कैपिटल आर की वैल्यू पता ही है, स्मॉल आर की वैल्यू भी पता ही है, लास्ट में क्या कर देंगे, पुट करवा देंगे। ओके भैया, m1 m2 मिल गया, m1 m2 मिल गया। उसके बाद क्या करना है, y कोऑर्डिनेट तो मैंने बोला था उसका कोई चक्कर ही नहीं है, x कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, तो x कोऑर्डिनेट के हिसाब से सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग, अगर इसको ओरिजिन मानता हूं, इसके कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट कितना है इसका ये ओरिजिन है 7, y कोऑर्डिनेट तो चलो क्या हो गया 0, आंसर सारे सेंटीमीटर पे आएंगे। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट ढूंढना है, y कोऑर्डिनेट तो क्या है 0, यानी ये वाला डिस्टेंस x है, नेगेटिव वैल्यू उसकी आएगी, वो हमने कैलकुलेट करनी है। ओके जी, इसको m1 माना है, इसको m2 माना है, एक बार वैल्यू पुट करवाना जी, x इक्वल टू m1 इंटू x1, m1 किसको मान रहे हो, पाई छोटा आर स्क्वायर सिग्मा इंटू ये जो भी इसकी दूरी बन रही थी 7, ठीक है जी, प्लस m2 किसको मान रहे हो, दूसरे वाले मास को, ये क्या गया पाई आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर इंटू सिग्मा इंटू x2, m1 x1 प्लस m2 x2, x2 कैलकुलेट करना है x, नीचे m1 प्लस
m2, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो नीचे क्या आ जाएगा भाई, पाई आर स्क्वायर सिग्मा प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। आर की वैल्यू पता है मैंने का, लास्ट में एक बार जितनी कटिंग वटिंग होती है वो हो जाए, उसके बाद ही पुट करवाएंगे। अब बेटा देखो, सिग्मा इसके पास भी है, सिग्मा इसके पास भी है, सिग्मा इन दोनों टर्म्स के पास भी है, ये कॉमन आके कैंसिल हो जाना है। ठीक है जी। अब इधर से पाई इसके पास भी है, पाई इसके पास भी है, ऊपर से कॉमन आ गया, पाई इधर भी है और पाई इस तरफ भी है, ये कॉमन आके क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेप और आगे बढ़ा देता हूं आपको, बाकी फिर इसको अपने आप सॉल्व करते रहना भाई। एक स्टेप आगे बढ़ा देते हैं, बाकी अपने आप इसको सॉल्व करते रहना। अगर इसको मैं आगे बढ़ाता हूं तो x की वैल्यू क्या आ गई, पाई मैंने कैंसिल करवा दिया, सिग्मा कैंसिल करवा दिया, छोटा आर स्क्वायर इंटू 7 आर स्क्वायर बच रहा है भाई, 7 इंटू आर स्क्वायर, इसका पाई चले गया बाहर, कट चुका है, सिग्मा चले गया, प्लस है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स कैलकुलेट करना है, नीचे से पाई और सिग्मा कट चुका है, छोटा आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एक्स, नीचे क्या आ गया, आर स्क्वायर कैंसिल आ गया, ये बच गया। अब भाई इसमें क्या पुट कर देना, वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, नेगेटिव आना चाहिए, वहां से पता लग जाएगा सही हुआ है कि गलत हुआ है। हाँ, अगर इसका डायरेक्ट फार्मूला याद रख लो तो आगे से इस टाइप का, क्योंकि आता रहता है, डायरेक्ट भी हो सकता है। बस ये ध्यान रखना, ये चीज क्या पुट करनी है, ये क्या चीज है भाई, ये दोनों के रेडियस का फर्क है। ठीक है, ये दोनों के रेडियस का फर्क है, बड़ा रेडियस माइनस छोटा रेडियस किया था ना, तो एक इस टाइप का क्वेश्चन भी है बेटा, करने पड़ेंगे, बड़े क्वेश्चन भी करने पड़ते हैं, छोटे क्वेश्चन भी करने पड़ते हैं, ये भी मान लो हो गया अपना। अब बचता है एक लास्ट क्वेश्चन, वो भी देख लेते हैं, चेक करो। कहता सेंटर ऑफ मास ऑफ 1, 2 एंड 3 kg लाइज एट, ऐसे ऐसे 3, 3, 3 पे लाई कर रहा है, 3 पार्टिकल हैं, उनका सेंटर ऑफ मास यहां पर लाई कर रहा है। कहता 4 kg वाले को कहां रखें ताकि सेंटर ऑफ मास 1, 1, 1 पे आ जाए। क्वेश्चन वैसे तो 4 पार्टिकल सिस्टम का जाकर बन रहा है, लेकिन ध्यान से समझो यार, जो पहले 3 पार्टिकल हैं उनका सेंटर ऑफ मास तो ऑलरेडी हमें दे ही रखा है ना। तो कहता है सेंटर ऑफ मास ऑफ 1, 2 एंड 3 kg, एक है 1 kg वाला, दूसरा है 2 kg वाला, तीसरा है 3 kg वाला, तीनों का सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ओके, तीनों का ओवरऑल जो सेंटर ऑफ मास आया उसके कोऑर्डिनेट, ये मास ओवरऑल कितना माना जाएगा, 3, 2, 5 और 1, 6। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट ही दे रखे हैं 3, 3, 3। ओके, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3, 3, 3, एक्स भी, वाई भी, जेड भी। कहते हैं चौथा मास जो कि ये m1 मान रहा हूं, पहला दूसरा तीसरा का जो सम है भाई, उसकी तो वैल्यू भी पता है और उसकी भाई लोकेशन भी पता है। अब कह रहा है कि एक चौथे वाले को, ये 1, 2, 3 का ओवरऑल है। ओके, ये जो चौथा पार्टिकल है m4 ही मान लेते हैं, ये 1, 2, 3 की कॉम्बिनेशन है, उसको कहां रखूं, मतलब उसके कोऑर्डिनेट क्या हो कि सेंटर ऑफ मास कहां आ जाए, 1, 1, 1 पे आ जाए। तो इसमें बेटा पहले जो 3 है ना अलग अलग, उनको अलग अलग मानेंगे ही नहीं हम,
उसमें तो वैसे ही पता है, ओवरऑल 6 किलो है और कोऑर्डिनेट इसके पता है। तो ये जो पॉइंट है, मान लो इसके कोऑर्डिनेट तो 3 3 3 है, ऑलरेडी पता है। इसका मास 6 है। कह रहा है एक अगले को, ये वाले को, जो कि 4 kg है, ये 6 kg है, कहां रखूं कि उसका सेंटर ऑफ मास एक पे आ जाए। तो सिचुएशन देखो, सिचुएशन सिंपल है। हमें पता है एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट कैसे ढूंढते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट का फार्मूला क्या है? सिंपल है बेटा क्वेश्चन। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट ढूंढते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट मान लो ये वाई कोऑर्डिनेट और ये जेड कोऑर्डिनेट। क्या फार्मूला होता है इसका? m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3। तो पार्टिकल तो दो ही है, ये पहला और ये दूसरा। जो सेंटर ऑफ मास, ये किसका कोऑर्डिनेट है? सेंटर ऑफ मास का। ये तो ऑलरेडी 1 दे रखा है। दिस इज कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। भैया ये चारों का सेंटर ऑफ मास है। अब 4 मत देखो, 2 का सेंटर ऑफ मास है। पहले 3 की कॉम्बिनेशन तो ये मिली हुई है ना ऑलरेडी, उसको मैंने m1 मान लिया। ये m1 है मेरे भाई। इसको मैंने क्या मान लिया? m2 मान लिया। अब चौथा वाला जो है, मिलकर यहां पे सेंटर ऑफ मास देंगे। तो x इक्वल टू सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट तो 1 दे ही रखा है। यहां पे क्या आएगा? m1 x1 प्लस m2 x2 ढूंढना है वो। नीचे m1 प्लस m2। ठीक है जी। अब ये 1 था ही, इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 6 3 जा 18 प्लस 4x डिवाइडेड बाय 10। इसको सॉल्व कर लो यार। 18 प्लस 4x डिवाइडेड बाय 10 किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। इसको सॉल्व करके x निकल जाएगा। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट 1 है। ओके, बाकी आगे y कोऑर्डिनेट भी 1 ही है। अगली वैल्यू भी मुझे लग रहा है वही आएगी, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 1 है, m1 फिर से वही 3 है। तो 1 इक्वल टू क्या लिखोगे? मास इसका 6 लेना है, y कोऑर्डिनेट 3 है, प्लस m2 4 लेना है। ये y की वैल्यू पता नहीं है, नीचे तो फिर वही आएगा 10 आएगा। ये वही 18 प्लस 4y के नीचे 10। इसको सॉल्व करके y निकालना है, अगले को सॉल्व करके z निकालना है। तो बेटा सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। अब ये तो करना ही है, करना ही पड़ेगा। अब कुछ न्यूमेरिकल्स यहां पे होंगे, कुछ लाइव में होंगे। तो ओवरऑल कर कराकर थोड़ा सा वर्कआउट पे फोकस रखो। बार बार बोलता हूं, वर्कआउट, वर्कआउट एंड वर्कआउट। आप खा लो, डाइट बढ़िया ले लो, बादाम खा लो, दूध पी लो, फ्रूट्स खा लो, लेकिन भाई जब तक वर्कआउट नहीं करोगे, भागोगे नहीं, जिम नहीं जाओगे, वर्कआउट नहीं करोगे, तब तक वो खाई हुई चीजों का कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही करेंगी, नुकसान ही करेंगी भाई। वो जो मर्जी खा लो, बढ़िया से बढ़िया चीज खा लो, काजू किशमिश खा लो, रोटियां ज्यादा खा लो, वर्कआउट चाहिए, तब जाकर शरीर खिलेगा। वर्कआउट करोगे तो तब जाके शरीर खिलेगा। अब जिसके पास टाइम है वो करता है ना वर्कआउट, वो बॉडी बनाता है। ऐसे ही भाई आपका तो काम ही ये है, आपके पास तो टाइम ही टाइम है, आपका यही काम है। और मैं बोल रहा हूं ये जो थ्योरी कर लेते हो, ये तो फूड है एक तरह का। अब उस फूड को वर्कआउट कर कर आपने प्रॉपर पचाना है। ओके, तब आपका पूरी की पूरी जो पढ़ाई है ना वो खिलेगी, तब रिजल्ट्स आएंगे। तो जितना मर्जी अच्छा खा लो भाई, जब तक वर्कआउट नहीं करोगे तब तक बॉडी नहीं खिलेगी। ऐसी थ्योरी ज्यादा पार्ट है, वो एक तरह का बस लगा लो तो बेसिक है।
आपकी पढ़ाई उससे खिलने नहीं वाली है, खिलेगी तब जब वर्कआउट करोगे। वर्कआउट कैसे? अब अपने पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स या जो भी उससे रिलेटेड पढ़ सकते हो ना, उसको पढ़ो, तब जाके रिजल्ट्स आएंगे। तो होपफुली आप करोगे, कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, कर बढ़िया रहे हो, आगे भी बढ़िया करते रहो। अब तक के लिए यहीं तक रखते हैं, लाइट ही रख रहे हैं काम, टाइम खैर इसको करने में उतना ही लग गया, लेकिन 5 ही न्यूमेरिकल कराए हमने, लाइट रख रहे हैं काम, और न्यूमेरिकल करते रहो। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।